नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसी जगह की यात्रा करने वाले हैं जो राजस्थान की तपती रेत के बीच एक बहुत ही खामोश और गहरा राज समेटे हुए है। कुलधरा का रहस्य। देखिए, ये सिर्फ किसी खाली गांव की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक डरावनी छाप छोड़ी है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इस 200 साल पुराने श्राप के पीछे की सच्चाई और इससे जुड़ी किंवदंतियों की गहराई से पड़ताल करेंगे। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक या दो घर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 84 गांव आखिर रातों रात कैसे खाली हो गए? मतलब हजारों की आबादी वाला एक फलता फूलता इलाका अचानक बिना कोई सुराग छोड़े मरुस्थल में कैसे विलीन हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी गांव कुलधरा की। यह जगह राजस्थान के जैसलमेर शहर से मुश्किल से 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज अगर आप वहां जाएंगे तो आपको सिर्फ बिना छत के पत्थरों के घर ही मिलेंगे। 1820 के दशक के बाद से यहां कभी किसी ने चूल्हा तक नहीं जलाया। थार मरुस्थल की तेज हवाएं जब इन सूनी और टूटी दीवारों के बीच से गुजरती है ना, तो सच में एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है, बिल्कुल किसी भूतिया गांव जैसा एहसास। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन घरों में रहता कौन था? आइए नजर डालते हैं पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास पर। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 13वीं सदी में ये समुदाय पाली से यहाँ आकर बसा था। ये लोग कितने मेहनती थे, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि 1757 में इन्होंने यहाँ कमाल के कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया। 18वीं सदी तक तो अकेले कुलधरा की आबादी ही लगभग 1588 हो चुकी थी। सच कहूं तो वो एक बेहद समृद्ध और फलता फूलता समाज था, जब तक कि 1825 में वो अचानक पलायन नहीं कर गए। और यहाँ जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है ये नंबर 84। जी हाँ, कुलधरा कोई एक अकेला गांव नहीं था। दरअसल ये 84 गांवों के एक बहुत ही विशाल और संगठित नेटवर्क की राजधानी की तरह था। और सोचिए, ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक ही झटके में पूरी तरह वीरान हो गया। इनकी समृद्धि का राज छिपी थी इनकी इंजीनियरिंग में। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते थे, वे बेहतरीन इंजीनियर और व्यापारी भी थे। उन्होंने खड़ीन तकनीक का इस्तेमाल किया। ये मॉनसून के पानी को रोकने वाले मिट्टी के बांध होते थे। जरा सोचिए, जहां साल भर में सिर्फ 170 मिलीमीटर बारिश होती हो, उस सूखे रेगिस्तान में भी उन्होंने बारिश के पानी को रोककर खेती की और अपार धन कमाया। सब कुछ कितना बेहतरीन चल रहा था, है ना? लेकिन फिर इस कहानी में जिक्र आता है सालिम सिंह की क्रूरता का। सालिम सिंह उस वक्त जैसलमेर राज्य का दीवान यानी प्रधानमंत्री था। उसका रुतबा और खौफ इतना ज्यादा था कि खुद राजा भी उससे बचकर रहते थे। उसकी क्रूरता और मनमाने टैक्स की वजह से पूरी रियासत उससे कांपती थी। वैसे आज भी जैसलमेर में बिना सीमेंट के बनी उसकी वो विशाल हवेली मौजूद है, जो उसकी ताकत और गुरूर का जीता जागता सबूत है। लोक कथाएं बताती हैं कि इसी सालिम सिंह की बुरी नजर कुलधरा के मुखिया की 16 साल की बेटी पर पड़ गई थी और फिर उसने एक खौफनाक अल्टीमेटम दिया, मुखिया की बेटी मुझे सौंप दो, वरना ऐसे कर लगाऊंगा जो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब गांव वालों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, या तो अपनी बेटी और सम्मान की बलि दे दें या फिर इस क्रूर दीवान के अत्याचार और बर्बादी का सामना करें। और यहीं से जन्म होता है उस मशहूर 200 साल पुराने श्राप का। उस स्वाभिमानी समुदाय ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। बुद्ध पूर्णिमा की उस रात 84 गांवों के वो हजारों लोग अपना भारी भरकम सामान वहीं छोड़कर रातों रात अंधेरे में कहीं गायब हो गए। लॉजिस्टिक के नजरिए से सोचें तो हजारों लोगों का एक साथ बिना किसी शोर शराबे के निकल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और जाते जाते वो एक ऐसा श्राप दे गए जो आज तक नहीं टूटा है। यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। खैर, ये तो हुई भावनाओं और लोक कथाओं की बात। अब जरा पलायन के वैज्ञानिक सच की तरफ भी कदम बढ़ाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ है दीवान का अत्याचार और वो डरावना श्राप, लेकिन दूसरी तरफ आधुनिक भूवैज्ञानिक डेटा हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। विज्ञान के अनुसार इस अचानक पलायन की वजह कोई क्रूर मंत्री नहीं, बल्कि विनाशकारी विवर्तनिक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक और वहां पड़ा भयंकर सूखा हो सकता है।
अगर हम भूविज्ञानी A.B. रॉय की रिसर्च पर गौर करें तो वहां इमारतों की ढही हुई छतें और एक ही दिशा में गिरे खंभे साफ साफ भूकंप की तरफ इशारा करते हैं। दरअसल हड़प्पा शैली में बने इन घरों में सीमेंट का इस्तेमाल बहुत कम था, इसलिए ये तेज झटके सह नहीं पाए। इसके साथ ही टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने से वहां बहने वाली काकनी नदी का रास्ता ही बदल गया, जिससे 1815 आते आते सारे कुएं पूरी तरह सूख गए। अब आप ही सोचिए, बिना पानी के तो उस रेगिस्तान में जीवन वैसे भी असंभव ही था। तो क्या सब कुछ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी? चलिए अब चर्चा करते हैं उन पैरानॉर्मल घटनाओं की जिनका जिक्र आज के समय में बहुत होता है। इस स्लाइड में दिखाए गए मॉडल को देखिए। आज कुलधरा मिस्ट्री टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। वहां की भूत प्रेतों की कहानियां, स्थानीय लोगों के किस्से और पर्यटकों की दिलचस्पी, ये सब मिलकर एक ऐसी इकोनॉमी तैयार करते हैं जिससे सीधा फायदा पर्यटन को हो रहा है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है ना कि हम अनसुलझे रहस्यों की तरफ अपने आप खिंचे चले जाते हैं। और सिर्फ कहानियां ही नहीं, आधुनिक जांचकर्ताओं ने भी इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने तो यहाँ इंफ्रारेड कैमरों में EMF स्पाइक्स और कुछ अजीब परछाइयां कैद करने का दावा किया है। उन्होंने EVP डिवाइस पर बच्चों की फुसफुसाहटें भी रिकॉर्ड की हैं। अब इन सब बातों का कोई 100% ठोस वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन सरकार ने जो वहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध का सख्त बोर्ड लगा रखा है ना, वो इन कहानियों को सच मानने पर और भी ज्यादा मजबूर कर देता है। तो सब कुछ खंगालने के बाद आखिर में हमारे सामने यही एक बड़ा सवाल खड़ा रह जाता है, उन हजारों लोगों को वास्तव में उस खतरनाक मरुस्थल में किसने धकेला? क्या वो एक अत्याचारी शासक का खौफ था, या एक विनाशकारी भूकंप जिसने उनकी जीवन रेखा ही छीन ली, या फिर कोई ऐसा काला साया जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? कुलधरा के खंडर आज भी खामोश हैं और इसकी असली सच्चाई इतिहास, विज्ञान और किंवदंतियों के बीच कहीं उलझ कर रह गई है। इस रहस्यमयी विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।